जहाँ तक जातीय नजर कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। वक्त हो चला है खबरनामा का। खबरनामा की शुरुआत करेंगे तो खबरनामा में अब चर्चा करेंगे। खबरनामा में भारत में 2 दशक पहले सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई और उस समय भारत सरकार की तरफ से एक विज्ञापन जारी किया गया था। जो विज्ञापन जारी किया गया जिसका नाम रखा गया स्कूल चले हम। दरअसल स्कूल चले हम एक महज विज्ञापन भर नहीं था, बल्कि इस लाइन में बच्चों के उल्लास, बच्चों के उत्साह और बच्चों के जिंदगी जीने के तरीकों को पिरोया गया था। वाकई ये लाइन बहुत शानदार है और शायद इसमें बच्चों के जिंदगी के जिस उम्मीद, उल्लास, आस के साथ खुले आसमान तले बच्चों के स्कूल जाने का जी मचलता है, तो वो उल्लास वर्तमान समय में बच्चों में है भी या नहीं। क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल तो भारत में है और यूरोप के कई देश भारत में समा जाएं, इतनी बड़ी संख्या में भारत के बच्चे स्कूल जाते हैं। लेकिन वर्तमान समय में सभी चीजों पर ब्रेक लग चुका है। 25 करोड़ बच्चे इस देश में स्कूल जाते हैं और यह संख्या कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। लेकिन इस दौर में 25 करोड़ बच्चे स्कूल जा नहीं सकते क्योंकि कोविड महामारी का डर है। हालांकि बार बार एक बात केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में गूंजी है कि बच्चों को जब टीके लग जाएं तो उसके बाद ही स्कूल के दरवाजे खोले जाएं। लेकिन भारत जैसे देश में विधानसभा चल सकती है, संसद चल सकती है, सिनेमा हॉल खुल सकते हैं और लोग वहां जाकर फिल्में देख सकते हैं। देश भर में सियासत के अलग अलग उल्लास भी मनाए जा रहे हैं। ये सारे दरवाजे खुले हैं, लेकिन स्कूल कैसे खुले ये हमने कभी सोचा ही नहीं। हालांकि स्कूल कब खुलें इसको लेकर कभी कभार सवालों की गूंज जरूर सुनाई देती है। सवाल केवल बच्चों के शैक्षणिक नुकसान का नहीं है, चहुमुखी विकास का है, उनके मानसिक विकास का है। ब्रिटेन में इस बारे में सोचा गया, वहां स्कूल खोले गए। अमेरिका में सबसे पहले बच्चों के स्कूल खोले गए। यूरोप में भी बच्चों के स्कूल सबसे पहले खोले गए। यह अलग बात है कि वहां का प्रोटोकॉल मेंटेन करने के लिए वहां इंफ्रास्ट्रक्चर था और वहां की सरकार के पास एक बजट भी था। क्योंकि बच्चे स्कूल जाएंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, उनका मानसिक विकास होगा, समाज की संवेदनाओं को जान सकें और आपस में एक संवाद बने जो बच्चों के लिए बेहद जरूरी होता है। लेकिन फिर वही सवाल कि भारत में 2 दशक पहले सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत तो हुई, लेकिन क्या आज उस अभियान के तहत बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं? तो खबरनामा में आज चर्चा करेंगे कि जिस जोश और खरोश के साथ लगभग 2 दशक पहले सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूल चले हम का एक स्लोगन गढ़ा गया था और उस दौरान यह सोचा गया था कि देश का कोई भी बच्चा घरों पर नहीं बैठेगा, वो घर से बाहर निकलेगा और स्कूल जाएगा। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। आलोक वत्स जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आरबी उपाध्याय जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आरबी उपाध्याय जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे। जिक्र कर रहे हैं कि 2 दशक पहले जिस स्लोगन की उत्पत्ति हुई, रचा गया, गढ़ा गया और कितनी जोश और खरोश के साथ, कितनी सोच, कितनी उम्मीदों के साथ उसको जमीनी स्तर पर उतारने का प्रयास किया गया, आज वो स्लोगन खोता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, स्लोगन अच्छा स्लोगन था, उसके पीछे मंतव्य भी अच्छा था, लेकिन आज जो बच्चे घर पर बैठे हैं, मैं फिर वही कहूंगा कि सरकारी उदासीनता के कारण, यानी सरकारें कोई फैसला नहीं लेना चाहती स्कूलों के रिगार्डिंग कि स्कूल खुलें, एहतियात बरती जाए, बच्चे जाएं, पढ़ें, और शिक्षा का बजट, शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन, शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर किसी से छुपा नहीं है। किसी भी स्टेट में चले जाइए, स्कूलों की बिल्डिंग जर्जर हालत में मिलेंगी। कहीं टीचर होगा तो पियोन नहीं होगा, कहीं पियोन है तो टीचर नहीं होगा, और जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, पानी, बिजली,
टॉयलेट वो नदारद है। कुछ स्कूलों को छोड़कर तो देखिए सरकारी उदासीनता के कारण ही मैं देख रहा हूं कि कोविड की डर की वजह से इतने लंबे समय से बच्चे घर में कैद। और जब बच्चे घर में कैद हैं तो आप क्या सोचते हैं, पेरेंट्स जा रहे हैं, इलेक्शन हो रहे हैं, रैलियां हो रही हैं, और आपने कहा ही विधानसभा भी चलेगी, संसद भी चलेगी, मार्केट भी खुलेंगे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब खुलेंगे। अरे भाई स्कूलों से क्या प्रॉब्लम है, समझ से परे है। जब स्कूलों की बात आती है पेरेंट्स की राय लेंगे, क्या मार्केट खोलने से पहले पेरेंट्स की राय बात ली? कह रहे हैं आप आरबी उपाध्याय जी की जब स्कूलों की बात आती है सब कुछ खुल सकता है तो आखिर स्कूल क्यों नहीं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरनामा में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बात हो रही है आज स्कूल चले हम के नारा जब गढ़ा गया वो ये सोच करके गढ़ा गया था कि आखिर देश का कोई भी बच्चा घर पर नहीं बैठेगा, स्कूल जाएगा। हमारे साथ दोनों मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। आलोक वत्स जी आपके पास आएंगे। अभी आपने सुना कि आरबी उपाध्याय जी जिस तरीके से कह रहे हैं कि सरकारों को स्कूल के लिए कोई चिंतन मनन करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा लग रहा है। आप भी जानते हैं कि जब ये नारा गढ़ा गया था और आपने देखा है कि गांव-गांव तक इस स्लोगन को पहुंचाया गया है और बच्चे स्कूल जाने के लिए लालायित हुआ करते थे जाने के लिए, लेकिन 17 महीने हो गया है, 17 महीने से बच्चे घरों में कैद हैं। सरकार के पास क्या कोई रणनीति नहीं है, कोई नीति नहीं है इसके लिए? देखिए, ये कहना कि सरकार के पास कोई नीति नहीं है, ये बात बेमानी है। इस मोदी सरकार ने जितना काम शिक्षा के क्षेत्र में किया है वो आज तक आजादी के बाद जितना हमने बजट में प्रावधान किया पैसों का उतना कभी नहीं हुआ। लेकिन बच्चे देश का भविष्य है, बजट हमारी पूंजी है। ठीक है और आलोक जी, जिस तरीके से बजट कितना बजट का प्रावधान किया गया है आप बताएंगे दर्शकों को? एग्जैक्ट फिगर तो मेरे पास अभी है नहीं, मैं बता रहा हूँ। लेकिन 31,000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है स्कूल के लिए। मैं बात कर रहा हूँ, ये हायर एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्कूल के लिए मैं बात कर रहा हूँ। 31,000 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है केंद्र सरकार द्वारा। 25 करोड़ बच्चे हैं इस देश में जो स्कूल जाते हैं और 25 लाख स्कूल हैं। क्या इन 25 करोड़ बच्चों के लिए 31,000 करोड़ रुपए सफिशिएंट है? आपने कहा कि बढ़िया बजट दिया है केंद्र सरकार ने। जो पहले का बजट था उससे तो इजाफा ही करके दिया है इसमें। और स्कूलों की हालत पहले से बहुत बेहतर हुई है। अभी आप बात कर रहे हैं कि बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा रहे, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है कि बजट में कितने पैसे आए उससे। देखिए अभी बताएंगे, ठीक है, आपकी बात कीजिए तो उसके बाद बताएंगे आलोक जी क्या लेना देना है। मैंने आपको क्या कहा कि बच्चे हमारे देश की भविष्य और पूंजी है, इनको बचा कर रखना ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। और जिस तरीके से कोरोना, देखिए सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह जिस तरीके से मैच्योर लोगों में हो सकता है वो बच्चों में थोड़ा संभव नहीं है। वो एक दूसरे के साथ घुल मिल जाएंगे। और आपने एक टेस्ट केस देखा, हरियाणा में अभी अभी स्कूल खोले गए और वहां पर बच्चों में कोरोना में वृद्धि आ गई। तो इस तरीके का, और तुरंत स्कूल को फिर बंद करना पड़ा। तो इस तरीके के प्रयोग जब हुए हैं, तो ये आलोक जी, ये आप बात मानते हैं ना कि सरकार के पास ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं है कि जिससे ब्रिटेन में स्कूल खोल दिए गए, अमेरिका में सबसे पहले स्कूल खोले गए। आपके पास वो तैयारी नहीं है ना, आपके पास वो संसाधन नहीं है। आप 25% बच्चों के लिए आप ये कह रहे हैं कि 25% बच्चों के लेकर के स्कूल खोले जा सकते हैं। आपकी तैयारी अगर मजबूत है तो स्कूल खोले जा सकते हैं। ये जो कोरोना का आप जिक्र कर रहे हैं, जो प्रयोग किए हैं उसमें बढ़े हैं, तो वो हालात पैदा ही नहीं होंगे। आप
ये बताइए कि क्या रोटेशन पर बच्चे स्कूल में पढ़ने जाएंगे कि 25 आज गए, बिल्कुल, 25 कल गए, रिसाइकिल होती थी, मैं इसका भी बता रहा हूं आपको आलोक जी, रिसाइकिल होती थी आज के समय में। आप बच्चों की पढ़ाई अवरुद्ध नहीं हुई है, इस बात को आप नोट कीजिए। ऑनलाइन रेगुलर चल रही है। हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे पढ़ रहे हैं, हम भी उतने ही एज अभिभावक चिंतित है जितने आप हैं या कोई और है। तो पढ़ाई में कहीं बाधा नहीं हुई है। आप आईटी कंपनी में कहीं कोई बाधा नहीं हुई है, वो सब घरों से चल रहे हैं। बल्कि एक तरीका का ये प्रयोग आया है, जिस तरीके का खर्चों में कटौती हुआ है, हो सकता है भविष्य में, पढ़ाई की बात तो मैं नहीं कर रहा, लेकिन अन्य बहुत से सेक्टर में शायद होम टू वर्क काफी प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। उससे बहुत बचत भी हो रही है कंपनियों को और काम भी अच्छा मिल रहा है। लेकिन बच्चों के स्कूल की बात मैं नहीं कर रहा। बच्चों के स्कूल तो जब अच्छे माहौल होंगे पूरी तरीके, अब देखिए आज 6 राज्यों में फिर से दोबारा लॉकडाउन की स्थिति पैदा होने की आंकड़े इस तरीके से बढ़ रहे हैं, डेल्टा 3 के कोरोना केसेस, कि शायद वहां पर लोग, उसमें क्या चाहते हैं कि हम बच्चों को झोंक दें स्कूल खोल के और उस तरीके का प्रावधान कर दें कि हाँ जी हमने कर दिया। और मैं कतई ये नहीं कह रहा हूँ कि बच्चों को झोंक दीजिए, आलोक जी सुन लीजिए, मैं ये कतई नहीं कह रहा हूँ कि बच्चों को झोंक दिया जाए। मैं ये कह रहा हूँ सरकार के पास व्यवस्थाएं होनी चाहिए, सरकार को शिक्षा के बारे में सोचना चाहिए और उसके बारे में चर्चा करनी चाहिए, बात करनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कतई नहीं कह रहा हूँ कि आपकी कोई व्यवस्था ना हो और आप वो माहौल नहीं है। जब इसके ऊपर चर्चा की जाए और इसके ऊपर इस तरीके की बात, आप एक दिन, आप आलोक जी, आप एक दिन वो दिन याद दिलाइए मुझे, इतने दिनों से सदन चल रहा है, जिस दिन बच्चों के बारे में चर्चा की गई हो। आप वो दिन मुझे याद कराइए, और किसने किया, किस नेता ने सदन के अंदर बच्चों को स्कूल कब से खोला जाए, कैसे खोला जाए, क्या रणनीति होनी चाहिए, कोई एक दिन याद दिलाइए मुझे, किस नेता ने चर्चा किया इस पर? लगातार इसकी मांग राज्यों में उठ रही है कि स्कूल खोले जाएं। अब स्कूल खुलेगा, अगले महीने से स्कूल खुलेगा, लेकिन जिस तरीके का, ठीक है आएंगे आलोक जी, आएंगे आपके पास, आएंगे आपके पास, लेकिन उससे पहले एक बात आपको बता दें। आपने कहा कि एक प्रयोग है, आने वाले समय में बहुत सार्थक साबित हो सकता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च किया था 2020 में। उसने कहा है कि 55% ऐसे बच्चे हैं जो कि ऑनलाइन क्लासेस ले ही नहीं पा रहे हैं। 55% बच्चे एक बड़ी संख्या होती है आलोक जी। और एक बच्ची मैं आपका जिक्र दिलाऊं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, आंध्र प्रदेश की बच्ची थी वो, वहां से वो निकली, बड़ी मेहनत करके वो एलासर में एडमिशन कराई है, बहुत शानदार स्कूल है, पता करिएगा आप। और कड़ी मेहनत के बाद जब वहां उसने एडमिशन लिया तो वो बच्ची पढ़ नहीं पा रही थी। पता है क्यों? क्योंकि उसके पास लैपटॉप नहीं था, और अंत में उसे कोई रास्ता जब नहीं दिखा तो उसने आत्महत्या कर लिया है। योगेश जी, आप इसको पता करिएगा। आरबी जी आपके पास आएंगे। जिस तरीके से आलोक जी ये बात कह रहे हैं कि ये एक प्रयोग किया जा रहा है, और अगर अभी स्कूलों को खोल दिया जाएगा तो जो हालात अभी कुछ राज्यों में हुए हैं वैसी स्थिति पैदा हो सकती है और बच्चों की जान का संकट एक बार फिर से मंडरा सकता है। तो क्या सरकार केवल अपनी व्यवस्थाओं पर नहीं आकलन करेगी? देखिए, आलोक जी को मैं सुन रहा था, आलोक जी जले पर नमक छिड़क रहे हैं। कह रहे हैं ऑनलाइन शिक्षा बहुत अच्छी हुई है। किसकी हुई है? पैसे वालों की हुई है। आलोक जी के बच्चे ठीक है, इनके घर में वाईफाई होगा और अच्छा फोन होगा या लैपटॉप होगा। अरे उस गरीब की सोचिए, उस मजदूर की सोचिए जिसके पास पेट भरने के लिए पैसे नहीं होते हैं, वो झुग्गी में रहता है, ठीक बात, वो दूर गांव में रहता है जहाँ टेलीफोन के सिग्नल नहीं आते, उसे टेलीफोन के सिग्नल के लिए भी दूसरी जगह जाके बात करनी पड़ती है। कितनी बड़ी विडंबना है। और आपने बताया रिसर्च है, 55% बच्चे हैं उन्होंने शिक्षा नहीं ली। हाँ, ये रिसर्च दिल्ली यूनिवर्सिटी ने किया है। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, हकीकत यही है। ऑनलाइन शिक्षा कोई विकल्प नहीं है। ये कह देने से नहीं है कि भाई एक प्रयोग है और बड़े शानदार है और ऑनलाइन ही शिक्षा होगी। स्कूल का अपना एक महत्व होता है, बच्चा स्कूल में जाके कुछ सीखता है। आपने स्कूल बंद कर दिए, तारे लगा दिए स्कूलों में, बच्चों को नहीं जाने दिया। क्या आपने कोरोना को रोक दिया? फिर भी आपको लॉकडाउन की नौबत आ रही है। क्यों आ रही है? क्यों फैल रहा है कोरोना? सोच उल्टी है हमारी। अगर सीधी सोच होती, ये बच्चे अवेयरनेस प्रोग्राम, ये बच्चे स्कूल जाते, स्कूल में सीख के आते,
हाइजेनिक कंडीशन रखनी है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, अपने माँ बाप को सिखाते, पड़ोसी को बताते, अपने भाई बहनों को बताते। अरे जो करोड़ों रुपए प्रचार पर खर्च किया था यथार्थ के धरातल पर होता, और आप कहते हैं कि नहीं, बच्चों को नहीं झोंक सकते। बच्चे कोई समाज से अलग हैं, बच्चे घर का पार्ट नहीं है। जब मैं जाऊंगा पर्यटन स्थल पर घूमने और वहां से वापस आऊंगा, क्या घर में नहीं आऊंगा? अगर मैं वहां से कोरोना वायरस लेके आऊंगा तो मेरे बच्चे क्या सुरक्षित रह जाएंगे? कतई नहीं। ये कह देने भर से नहीं होगा। बिल्कुल। कि देखिए, आपने सबसे पहले प्रायोरिटी क्या रही योगेश, मैं बता दूं। फर्स्ट लॉकडाउन हुआ, सब राज्य सरकारों ने सबसे पहले वाइन शॉप खोली। पैसे की जरूरत है, रेवेन्यू नहीं है। यानी स्कूल से भी अगर रेवेन्यू मिल रहा होता तो कोरोना कितना भी फैलता। एक बात आप कह रहे हैं आरबी जी, रेवेन्यू की चिंता है सरकारों को, इस देश किस दिशा में जा रहा है, इस देश के बच्चों का शिक्षा किस दिशा में जा रहा है, उसकी चिंता नहीं है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरनामा में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आलोक जी सीधे आपके पास आएंगे कि जिस तरीके से अभी आरबी जी ने बात कही कि अगर आप स्कूल खोल देते तो आप जो ये प्रचार में पैसा खर्च कर रहे हैं, सरकार का ये बजट भी कहीं ना कहीं बचता। और इस बात को आप मानेंगे कि बच्चे स्कूल जाते और उनको वहाँ पर ये बताया जाता, उनको वहाँ पर यह शिक्षित किया जाता है कि कोरोना काल में हम लोगों को उचित दूरी बना के रखना है, हैंड वॉश करना है, 2 गज की दूरी मेंटेन करना है, और घर आने या घर पहुंचने से पहले हाथ धुलना है, कपड़े चेंज करने हैं, ये सब बताना उनको। तो अगर वो जब घर पहुंचेंगे, अगर उनके पेरेंट्स गलती करेंगे तो मुझे लगता है बच्चों की जो कैचिंग पावर होती है वो बहुत तेज होती है। अगर उनके पेरेंट्स भी उनको टच करने की, बाहर से आएंगे, दफ्तर से आएंगे, उनको उनके पास जाने की कोशिश करेंगे ना, तो वो पहले बताएंगे। आपकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन इस गवर्नमेंट ने जितना प्रावधान बजट में जितना इजाफा किया है, मैं मानता हूं कि 6% बजट का एलोकेशन होना चाहिए एजुकेशन के लिए, चाहे वो प्राइमरी स्कूल का हो या वो हायर एजुकेशन में हो, जो अभी लगभग 3.5 पौने 4 के आसपास। लेकिन फिर भी हमने 93,224 करोड़ रुपए का प्रावधान किया 2021 के बजट, जिसमें से 54,873 करोड़ रुपया सिर्फ लोअर एजुकेशन के लिए हमने दिया, स्कूल एजुकेशन के लिए दिया, और 38,350 करोड़ हमने हायर एजुकेशन के लिए अलॉट किया। 10 लाख स्कूल हैं गवर्नमेंट के, जिसमें करीब 25 करोड़ बच्चे पढ़ रहे हैं, आपने बताया। ठीक है, इस तरीके का कोरोना में आप कह रहे हैं कि एजुकेशन दिया जाए बच्चों को। अभी बच्चों को ये सारी एजुकेशन घर घर दी गई है, लेकिन फिर भी जब हमने स्कूल खोला तो वो एक कहावत थी ना कि बहेलिया आएगा, जाल फैलाएगा, दाने डालेगा, चुगना मत। लेकिन कहानी वही हो गई कि दाना चुग गए, कोरोना के केस बढ़ गए। तो हम नहीं चाहते हैं कि हम उस तरीके का प्रयोग करें इसमें हमारे बच्चों की बलि चल जाए। आप आज देश तीसरी लहर से दहशत के माहौल में है, जगह जगह से खबरें आ रही है कि फैल रहा है। इस माहौल में, और मैं मानता हूं इस बात को, मुझे मानने में कोई कोताही नहीं है, जैसा कि हमारे वरिष्ठ मित्र ने कहा कि बहुत से लेबर क्लास के बच्चे हैं जिनके पास शायद एंड्रॉइड फोन नहीं होगा या लैपटॉप नहीं होगा, तो उनको थोड़ी पढ़ाई में दिक्कत आ रही होगी। इसको मानने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अभी के मौजूदा माहौल में जिस तरीके से सरकारों ने फ्री लैपटॉप का वितरण किया है, फ्री साइकिल का वितरण किया है, फ्री मोबाइल का वितरण किया है, इससे बहुत लगभग ज्यादातर लोगों के पास इस तरीके की मूलभूत सुविधाएं पहुंच चुकी हैं। आलोक जी, मैंने रिक्शे वालों को एंड्रॉइड फोन चलाते हुए देखा है। आलोक जी, मैं आपको बताता हूं, आप कभी देहात क्षेत्र में जाइए और जरा पता करिए कि जो प्राथमिक स्कूल खुले हैं, आलोक जी सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं आपको, जो प्राथमिक स्कूल खुले हैं उनमें कितने बच्चे ऑनलाइन क्लासेस, कितने बच्चों की चल रही, जरा ये पता करिए आप जमीनी स्तर पर। कागज में लिख देने से
नहीं होता ना। और दूसरी बात बताता हूँ, और दूसरी बात सुनिए, जो शहरी क्षेत्रों में एक बड़ी संख्या ऐसी है जिन बच्चों के लिए टीचर्स अलग से, यानी ये कहें कि उनके लिए कोचिंग के लिए एक टीचर्स की अपॉइंटमेंट होती है। वो ऑनलाइन पढ़ते तो हैं लेकिन बच्चे नहीं समझ पाते हैं, तो पेरेंट्स को मजबूरन एक शिक्षक को घर बुलाना पड़ता है और वो समझाता है। उसके पास कितना दबाव है। बजट का आपने जिक्र किया, बता दीजिए बजट में राष्ट्रीय शिक्षा अभियान के तहत कितना बजट आया? ये जो बातें आप कह रहे हैं ये रेगुलर प्रैक्टिस की बात नहीं है। किसी का बच्चा थोड़ा मंदबुद्धि होगा तो उसको एक्स्ट्रा कोचिंग की जरूरत पड़ रही होगी, लेकिन अधिकांश बच्चे जो पढ़ रहे हैं ऑनलाइन वो अच्छा कर रहे हैं, अच्छा बुद्धि भी स्कूल दे रहा है। मैं स्वयं अपने घर में इस चीज से वाकिफ। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए आलोक जी। आलोक जी सुन लीजिए, मिड डे मील योजना चलाते हैं आप। सरकार आपकी मिड डे मील योजना चलाती है? आप बिल्कुल चलाती है। क्यों चला रही है? क्यों? अगर वो बच्चा उसके पेरेंट्स के पास 200 रुपए फीस नहीं होती देने के लिए मंथली, वो 10,000 का मोबाइल फोन खरीदेगा? वो 10,000 के उनके पेरेंट्स मोबाइल फोन खरीदेंगे? मैं देखिए, मैं खुद बहुत रूरल बैकग्राउंड का आदमी हूँ। मैं बिहार के बहुत रिमोट प्लेस से आता हूँ, और जब मैं वहां गया तो मैंने वहां छोटे मोटे लोगों को भी, छोटे मोटे कारोबारी को भी, इसके 3 व्हीलर चलाने वाले को भी मैंने उसके हाथ में एंड्रॉइड फोन देखा। आजकल एंड्रॉइड फोन इज अ पैशन, एवरीबॉडी वांट्स इट एट एनी कॉस्ट, चाहे वो कम दाम का ही हो, लेकिन है उसके हाथ में एंड्रॉइड फोन ही। अब वो डिजिटल नंबर वाले फोन बहुत कम लोगों के पास है, और ये एक वास्तविक सच्चाई है। चाहे उसके तन पे अच्छा कपड़ा ना हो, लेकिन उसके हाथ में एक एंड्रॉइड फोन है। और मैंने उनके बच्चों को भी उस पर शिक्षा ग्रहण करते हुए देखा है। फिर भी मैं ये नहीं कहता कि 100% सही है। बहुत से बच्चे मोबाइल के अभाव में, लैपटॉप के अभाव में, और बहुत लोगों के तो अभिभावक ने स्कूल खुलने के बाद भी अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजा। उन्होंने कहा हम रिस्क नहीं लेंगे अपने बच्चों के लाइफ की। उसका क्या कीजिएगा? स्कूल खुलने के बाद भी उन्होंने नहीं भेजा बच्चों को स्कूल में। एक आंकड़ा आपको दे दिया और आलोक जी, एक आंकड़ा ले लीजिए। लगभग 2 लाख बच्चे 2014 से और अब तक लगभग 2 लाख बच्चे विदेशों से भारत आए हैं, एडमिशन कराए हैं। और वो बच्चे कहां के हैं? या तो नेपाल, या तो युगांडा, या तो भूटान। और भारत से जो बच्चे गए हैं उनकी संख्या 2014 से अब तक 22 लाख है। 22 लाख प्लस की बात कर रहा हूं, मोटा मोटा आंकड़ा मैं 22 लाख बोल रहा हूं। और केवल कोरोना काल में 2 लाख भारत के बच्चों ने बाहर एडमिशन लिया है। 2 लाख बच्चों ने, 2 लाख प्लस बच्चों ने। और 14 से लेकर के अब तक 2 लाख बच्चे केवल आए हैं भारत में। क्यों भाग रहे हैं भारत से भाई बाहर? क्यों पढ़ना चाह रहे हैं? और अमेरिका ने इस बात को माना है कि शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप डेवलपमेंट करेंगे तो देश की जीडीपी में 3% की ग्रोथ होगी। तो सरकार अपने यहाँ वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं तैयार कर सकती, बच्चों को बाहर भेज सकती है, बाहर की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकती है, लेकिन हम अपने घर को नहीं संभाल सकते, अपने घर के हालातों को नहीं सुधार सकते। ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई आलोक जी? एक चीज मैं आपको बता दूं कि विदेश में बच्चों को पढ़ाना आजकल एक फैशन ट्रेंड भी बन गया है। क्योंकि यहाँ के यूपीएससी क्रैक करना, यहाँ के आईआईटी क्रैक करना, यहाँ के मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना, ये सब बहुत ही कठिन कार्य हो गया है। लेकिन अगर आप थोड़ा भी अफ्लुएंट है, थोड़ा भी आपके पास पैसे की राहत है, तो आप अपने बच्चे को विदेश में कहीं भेज देते हैं। इट हैज बिकम अ फैशनेबल ट्रेंड ऑल्सो। ये कोई बच्चे यहाँ नहीं कम्पीट कर पा रहे हैं, इसलिए उनके पेरेंट्स बाहर भेज रहे हैं। ज्यादातर लोग ऐसे हैं, और जो मेरिट से जा रहे हैं उनकी तो खैर बात ही छोड़ दीजिए, मेरिट तो कहीं भी आप रोक नहीं सकते। लेकिन इस पे भी मैं आपको बता दूं, ज्यादातर बच्चे जो जा रहे हैं वो या तो ब्लैक मनी वाले बच्चे जा रहे हैं, और ज्यादातर बच्चे जो जा रहे हैं, मैं बता रहा हूं आलोक जी, बिल्कुल यथार्थ सत्य है, बिल्कुल यथार्थ सत्य है। आएंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम,
सूरज सा चमके हम स्कूल चले हम ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरनामा में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ दोनों मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। आलोक जी आपके पास आएंगे, आप अपनी बात रखिए। मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ जी, आप पूरा चीजें ध्यान से सुनिए। जी जी बोलिए आप। कि 2000 में बजट का 2.8% ही एलोकेटेड था एजुकेशन की, जो बढ़कर कि 3.35 हो गया 2019 और 21 के बजट। उसके बाद हमने स्पेशल एकेडमिक क्रेडिट बोर्ड ऑफ क्रेडिट बनाया इसके लिए, और समग्र शिक्षा अभियान के तहत हमने 15,000 स्कूलों को आइडेंटिफाई किया है गवर्नमेंट के, जो आदर्श विद्यालय स्कीम के अंदर में। इस पर हम इनको स्पेशल 50,000 करोड़ की फंडिंग के साथ इस पर कार्रवाई हो रही है। उसके बाद हमने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की, उसमें भी फंड अलोकेट किया। 100 नए सैनिक स्कूल हम खोलने जा रहे हैं, तो गरीब बच्चों के लिए होगा। तो लगातार इस दिशा में काम हो रही है, लेकिन एकाएक ये कोरोना आने के बाद जिस तरीके का लोगों के अंदर में डर पैदा हो गया अपने बच्चों के प्रति, तो उसमें हारकर हमें होम से स्टडी कराने के लिए बाध्य करना पड़ा। स्कूल बाध्य हो गए कराने के लिए। और ये मैं मानता हूं, मैं फिर इस बात को रिएट्रेट कर रहा हूं कि हर व्यक्ति हर बच्चा जो स्कूल जा रहा है उसके हाथ में एंड्रॉइड फोन या लैपटॉप नहीं है, लेकिन इसकी परसेंटेज कोई बहुत बड़ी नहीं हो, ये भी आप मान के चलिए। और अभी के माहौल में स्कूल खुलने के बाद भी 50% नहीं, अभिभावक आपके आलोक जी अपने पहली बच्चों को बात स्कूल नहीं भेज रहे हैं। आलोक जी आपकी पहली बात तो मान सकता हूँ, जो आप बात स्वीकार रहे हैं, लेकिन आप दूसरी बात जो ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या नहीं है, मैं उसी बात पे जोर दे रहा हूँ कि एक बहुत बड़ी संख्या है। आप 25 करोड़ की जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं बच्चे, उन्हीं की बात कर रहे हैं ना? हाँ, उन्हीं की, मैं स्कूली बच्चों की उन्हीं की तो बात कर रहा हूँ। उसमें क्या आपको लगता है कि 5 करोड़ बच्चे हैं जो शिक्षा से वंचित होकर चल रहे हैं अभी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने गांव का दौरा किया है। बिल्कुल जमीनी स्तर की बात कर रहा हूँ आलोक जी, बिल्कुल जमीनी स्तर की बात कर रहा हूँ। आप प्राथमिक विद्यालय को भी समझते क्या? बात कर रहा हूँ आपसे, आप बुरा मत मानिए। बिल्कुल कतई मैं बुरा नहीं मान रहा हूँ, मैं आंकड़ों के साथ बात कर रहा हूँ, मैं बुरा मान ही नहीं रहा, मैं आंकड़ों के साथ बात कर रहा हूँ। जो शहरी क्षेत्र हैं वहां पर तो मोबाइल लैपटॉप की व्यवस्था हो जा रही है, पेरेंट्स कर दे रहे हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन जिनके 3 बच्चे 4 बच्चे हैं उनको भी दिक्कतें आ रही हैं। गांव में भी है, गांव में मोबाइल ऐसा नहीं है कि गांव। चलिए ठीक है, आरबी जी से पूछ लेते हैं। किसी के घर में आरबी जी हैं, आरबी जी से ले लेते हैं जवाब। आरबी जी, क्या गांव में ऐसी व्यवस्था है जिस तरीके आलोक जी बता रहे हैं? आलोक जी पता नहीं कौन से गांव में भ्रमण करके आए हैं, हिंदुस्तान के गांव में गए हैं या कहीं विदेश के गांव में होके आए हैं, मुझे नहीं पता। मैं गांव का ही वासी हूँ और ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूँ, और शहर में भी देखता हूँ गरीब मजदूरों के बच्चों को। कहना बहुत आसान है, कुछ भी कह सकते हैं। मान लीजिए गांव में जिसके 4 बच्चे हैं, वो पहले उनका भरण पोषण करेगा, पहले पेट का पालन करेगा। उसकी प्रायोरिटी क्या होगी? पहली प्रायोरिटी तो पेट भरना, और बीमार है उसका इलाज कराना। बिल्कुल। और उसके बाद सेकेंडरी ये चीजें आती हैं जिसको कह रहे हैं कि वो रिक्शे वाला भी मोबाइल रखता है। रिक्शे वाले के 4 बच्चे हैं, मान लो मैं शहर की भी बात कर रहा हूँ, क्या उसके घर में 4 मोबाइल हैं? आलोक जी को शायद पता नहीं होगा। कोई मजदूर फैमिली मुझे बता दें, आलोक जी देख के आए हो कि उसके 4 बच्चे थे, चारों पढ़ रहे थे और एक मोबाइल फोन था। क्या एक मोबाइल फोन में चारों बच्चे पढ़ लेंगे? क्या चारों बच्चे एक मोबाइल से ऑनलाइन क्लास? कि आलोक जी को शायद पता नहीं होगा, अगर ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी किसी का बच्चा बीमार हो जाता है तो वो पहले डॉक्टर को दिखाने से पहले वो तो या तो धान बेच के आता है या तो गेहूं बेच के आता है, उसके बाद वो डॉक्टर के पास अपने बच्चे को लेके जाता है, तब उसका इलाज होता है। देखिए वो नेता हैं और नेताओं के पास पैसे कोई कमी नहीं होती, और जो नेताओं से या आप जनप्रतिनिधियों से पूछेंगे तो उनको तो सब, हमारे यहाँ गांव में एक कहावत है कि सावन के मरे हुए को हरा ही हरा नजर आता है, तो उन्हें कोई गरीब नजर ही नहीं आता। जो सत्ताधारी लोग हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, जो अफसर हैं, उन्हें गरीब कहाँ नजर आता है? वो तो कहते हैं नहीं सब अमीर हैं, सब बहुत अमीर हैं। लॉकडाउन चिन्हित करने की बात कर रहे थे, अभी तक ये चिन्हित नहीं हुआ कि कितने मजदूर जो पैदल गए थे लॉकडाउन में कितने मर गए, कोई चिन्हित नहीं हो पाया। ऑक्सीजन से कितने मरे, कोई चिन्हित नहीं हो पाया। लोकसभा में कह दिया कोई नहीं मरा बिना ऑक्सीजन के, हमारे पास किसी ने रिपोर्ट नहीं किया।
तो ये जो व्यवस्था है, व्यवस्था को बदलना पड़ेगा आपको। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप आरबी जी। व्यवस्थाओं को बदलना पड़ेगा और सरकार को आत्ममंथन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम किए हैं। आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से ये जो बच्चे 25 करोड़ बच्चे जो लगभग घरों में कैद हैं, इन्हें आखिर आजादी कब मिलेगी, स्कूल जाने की आजादी। खबरनामा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और खबरनामा में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ दोनों मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। आरबी उपाध्याय जी आपके पास आएंगे। अमेरिका ने इस बात को स्वीकार किया है और वो कर रहा है कि अगर शिक्षा के क्षेत्र में हम अपने देश में निवेश करेंगे, अपने संसाधनों को बढ़ाएंगे और मजबूत करेंगे, तो हमारे देश के बच्चे हमारे देश में ही पढ़ेंगे, जिससे देश की जीडीपी में भी कहीं ना कहीं 3% का सपोर्ट मिलेगा। और ब्रिटेन भी इस बात को मान रहा है, ब्रिटेन भी वो कर रहा है। भारत में ऐसा क्या संभव नहीं है? भारत में सरकारें अगर ये दावा करती हैं कि यहां की शिक्षा व्यवस्था बेहतर है, सुदृढ़ है, तो आखिर स्थिति ऐसी क्यों आ पड़ती है? जो ये डाटा सामने आता है, ये डाटा क्यों आने पर मजबूर होता है? क्या हम अपने देश की स्थिति को नहीं सुधार सकते? अपने हालातों को नहीं सुधार सकते? देखिए, इच्छा शक्ति हो तो सब कुछ संभव है। सरकारों की प्रायोरिटी में न शिक्षा है, न स्वास्थ्य है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो सरकारी स्कूल हैं, बिल्डिंग उनकी देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, टीचर देख लीजिए, और संसाधन, मतलब संसाधनों के नाम पर आप आंकड़ेबाजी तो खूब करते हैं। मैं सुन रहा था अभी, आलोक जी भी कह रहे हैं कि भाई हमने तो स्कूल सुधार दिए पूरे देश में। आलोक जी शायद जाके गांव में नहीं देखते कि भाई क्या हालात है वहाँ। ठीक बात कह रहे हैं आप। किस तरीके से पढ़ाई हो रही है, ये कह देने से उन्होंने कह दिया एंड्रॉइड फोन है। अरे भाई, मेरे 3 बच्चे हैं, मान लो एक एंड्रॉइड फोन है भी, कितने बच्चे पढ़ लेंगे एक एंड्रॉइड फोन पे? पहली बात तो एंड्रॉइड फोन है नहीं, जहाँ सिग्नल ही नहीं है, जहाँ से टेलीफोन पे बात नहीं कर सकते। शहरों को छोड़ दीजिए, मैं सुदूर गांव की बात कर रहा हूँ, वहाँ सिग्नल ही नहीं है, तो वहाँ वाईफाई की कोई वैल्यू नहीं होती है और वो बच्चे बिल्कुल शिक्षा से वंचित हैं। और फिर देखिए, सरकारों की अगर प्रायोरिटी हो तो सब कुछ संभव है। पीपीपी मॉडल और दूसरे मॉडल एडॉप्ट किए जा सकते हैं, पूंजी निवेश किया जा सकता है शिक्षा में, लेकिन सरकार की प्राथमिकता उन चीजों में नहीं है। सरकार की प्राथमिकता होती है, पॉलिटिकल पार्टी की प्राथमिकता है वोट कहाँ से मिलेंगे। उनकी प्राथमिकता मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे होते हैं, जहाँ से वोट मिल सकते हैं, जहाँ से मोबिलाइजेशन किया जा सकता है। उनकी प्राथमिकता अगर शिक्षा होती तो आज जो स्कूलों के हालत हैं या शिक्षा के जो हालत है वो शायद बहुत अच्छे होते और हम कहीं विकास के पथ पर बहुत आगे बढ़ गए। हमारे यहाँ के बच्चे पढ़ लिखने के बाद भी बाहर चले जाते हैं और वो कह रहे थे कि मंद बुद्धि होंगे इसलिए कोचिंग कराते हैं। आलोक जी, एक बहुत बड़ा देश के छात्रों पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा, प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया आलोक जी ने। आलोक जी ने तो इतना बड़ा प्रश्न लगा दिया। और आपने शायद एक बात ध्यान नहीं दी है, उन्होंने ये बात भी कहा है कि दरअसल यहाँ के जो एग्जाम क्वालिफाई करने होते हैं वो बड़े ट्रिपिकल होते हैं, तो वो बच्चे विदेश इसलिए भागते हैं क्योंकि वहाँ आसान तरीके से पास हो सकते हैं। यहाँ के एग्जाम कितने अच्छे होते हैं, शायद आलोक जी बिहार से आते हैं तो नकल की खूब दिखता है वहाँ पर, किस तरीके से पर्चे आउट हो जाते हैं, किस तरीके से नकल कराई जाती है और किस तरह से किसी को भी टॉपर बना दिया जाता है। ये यही हो सकता है, इस देश में ही हो सकता है और उसके पीछे भी राजनीति होती है। वो राजनीतिक लोग ही कराते हैं, उन्हीं के संरक्षण में होता है, चाहे वो नकल माफिया पनपता है और चाहे वो किसी को उठा के टॉपर बना दिया जाए। और तो और यहाँ की जो इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हैं, आप देखेंगे जो कमीशन वगैरह के पेपर होते हैं जहाँ जॉब वगैरह के, वो भी कंपटीशन के पेपर आउट हो जाते हैं। वो बाहर मिल जाएगा, एक की जगह दूसरा एग्जाम दे रहा होगा। ऐसी अच्छी व्यवस्था अगर सभी देशों में हो जाए
तो मैं समझता हूं कि कल्याण हो जाएगा पूरे विश्व का। अपनी गलती को, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए आप एलिकेट करें कि नहीं हम बहुत अच्छे हैं, बाकी देशों की शिक्षा व्यवस्था खराब है, तो आत्ममंथन करना पड़ेगा। और देखिए, करोड़ों लोग देखते हैं, आलोक जी भूल जाते हैं। हम एक एक शब्द जो बोलते हैं वो करोड़ों लोग सुन रहे होते हैं, और जब वो इस तरह की बातें सुनते हैं, कोचिंग जाने वाला मंदबुद्धि, सबके घर में टेलीफोन, अरे अब तो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया इतना दिखाता है, कई सेलिब्रिटीज ने फोन बच्चों को दिए हैं, बच्चा है भाई वो नहीं पढ़ पा रहा है तो लोगों ने डोनेट किए हैं। सरकारों ने कितने लोगों को फोन दिए, कोई आंकड़ा है? उन्होंने के लिए साइकिल भी दिए, लैपटॉप भी दिए, और वही मोबाइल भी बांटे हैं। कहाँ बटे हैं? मैंने तो किसी गांव में देखा नहीं। तो अपने अपने तरीके से जब सरकारें नैरेटिव सेट करने लगेंगी, आंकड़ेबाजी होगी, तो क्या होगा बच्चों का भविष्य, क्या शिक्षा का भविष्य होगा? ये भविष्य अंधकार में नजर आता है, और उसी का परिणाम है कि देखिए, संसद में एक दिन भी आवाज नहीं उठी कि भाई स्कूल इतने दिन से बंद है, इसके लिए कुछ किया जाना चाहिए। किसी भी राज्य ने, किसी भी जो जनप्रतिनिधि हम बोलते हैं, जिनको जनता चुनती है, उनको कितनी चिंता है देश के नौनिहालों की। नारा बहुत अच्छा लगता है। अभी आलोक जी भी कह रहे थे कि बच्चे देश का भविष्य है, वो भविष्य इतने खतरे में डाल दिया गया है। देखिए, कुछ लोगों को छोड़कर, मैं नहीं कह सकता हूं, ज्यादातर पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा उसका स्कूल जाए, लेकिन वो चाहता है एहतियात बरती जाए। लेकिन प्रोटोकॉल तो इस बात की इजाजत देता है ना कि आप 25% के बच्चों के साथ स्कूल खोल सकते हैं। आप वो तैयारी करिए ना। देखिए, तैयारी बिल्कुल हो सकती है। सरकार आज आदेश करके सभी स्कूल खोलेंगे, 20% बच्चे आएंगे, स्कूल बिल्कुल पूरी तैयारी करेंगे। सरकार कहे तो सही। भाई, आपने मिड डे मील का मैंने अभी जिक्र किया। मिड डे मील के लिए एक बजट का प्रावधान हुआ, लगभग जहां तक मुझे जानकारी याद आ रहा है कि 10 करोड़ का लगभग प्रावधान हुआ, 10,000 करोड़ का। और उसके बाद अगर उसमें मिड डे मील, तो ये आपका गया नहीं पूरे 17 महीने तो स्कूल बंद है। वो पैसा है, देखिए पैसा तो अरेंज हो सकता है, फाइनेंस कोई मैटर नहीं है। देखिए, संसद और ये विधानसभा होते किस लिए हैं? आपको सिर्फ दिमाग लगाना है, कानून बनाना है कि भी इस तरीके से यहाँ से पैसा यहाँ आएगा और स्कूलों की हालत हम सुधारेंगे। इच्छा शक्ति और उदासीनता, हमारे यहाँ कहावत है हिंदी में, जहाँ चाह है वहां राह है। अगर इच्छा शक्ति है तो कोई रास्ता निकलेगा, और आपकी इच्छा शक्ति ही नहीं है, आपकी प्राथमिकता में स्कूल है ही नहीं, वो बच्चा है ही नहीं, आपकी प्राथमिकता तो वाइन शॉप है, जहाँ से आपको राजस्व आना है। हर स्टेट को चिंता लगी, राजस्व कहाँ से आए, पैसा कहाँ से आए। थिएटर खोल दिए गए, मूवी थिएटर खोल दिए गए, आप वहां जाके मूवी देख सकते हैं। मतलब जो सरकारें हैं जिनका काम होना चाहिए समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण की योजनाएं होनी चाहिए, उनकी योजनाएं इर्द गिर्द होती है। पैसा कहाँ से लाया जा सकता है? पैसा लाएंगे, अपने वेतन भत्ते बढ़ाएंगे, अपनी सुख सुविधाएं बढ़ाएंगे, मौज लेंगे। एक अलग शासक वर्ग पैदा हो गया है जनप्रतिनिधि के नाम पर। और फिर सब कहते हैं भ्रष्टाचार। अरे भाई, भ्रष्टाचार तो राजनीति और भ्रष्टाचार एक दूसरे के पूरक हैं। करोड़ों रुपए खर्च करके आते हैं, करोड़ों रुपए कमाते हैं। ठीक बात आप कह रहे हैं। अभी ब्रेक पर जाने से पहले इस बात का मैंने जिक्र किया था कि जो बाहर बच्चे पढ़ते हैं वो काली कमाई का खेला है पूरा। आप उठा करके देख लीजिए आंकड़ा, राजनीतिक लोगों के बच्चे ज्यादातर बाहर विदेशों में पढ़ने जा रहे हैं। जो राजनीति से जुड़े हैं, जिनका बैकग्राउंड राजनीति से होगा, लगभग ज्यादातर बच्चे उन्हीं के बाहर पढ़ रहे हैं। एक एमएलए 5 साल एमएलए रह जाता है, अपनी 7 पुस्तकों के लिए इंतजाम करके चला जाता है। आप पूंजी उसकी बिल्कुल कह रहे हैं। और आलोक जी कह रहे हैं कि नहीं, आलोक जी आपके पास आएंगे। आलोक जी रामराज जी की बात कर रहे हैं। ठीक बात कह रहे हैं आलोक जी, तो आएंगे आरबी जी आपके पास आएंगे। आलोक जी से एक सवाल ले लेते हैं। सरकार ने दरअसल एक बात कही है कि इस कोरोना काल में जिन बच्चों के पेरेंट्स, माता पिता हों, दादा दादी हों, जिन पर वो आश्रित रहे हों, अगर उन बच्चों ने उनको खोया है तो उनको शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी और उनके भविष्य को सरकार पूरी जिम्मेदारी के साथ लेगी। दुनिया का अगर जिक्र करें तो 15 लाख बच्चे लगभग अपने पेरेंट्स को खो चुके हैं और भारत में 1,19,000 बच्चों ने अपने गार्जियंस को खो दिया है।
सरकार के पास कोई ऐसा डाटा अब तक है कि केंद्र सरकार ने राज्यों से यह कहा हो कि उन बच्चों को चिन्हित किया जाए, वो कितने बच्चे हैं किस राज्य में, या उन तक सरकार पहुंची, उनका एडमिशन हुआ कि नहीं हुआ, उनके खाने पीने की व्यवस्था हुई कि नहीं हुई है? क्या केंद्र सरकार ने राज्यों को यह गाइडलाइन जारी किया, निर्देशित किया अभी तक? आलोक जी आएंगे, आलोक जी आपके पास, लेकिन फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ दोनों मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। आलोक जी आपके पास आएंगे। सवाल वही है, भारत में 1,19,000 बच्चों ने अपने गार्जियंस को खोया है। सरकार ने यह दावा किया और इस बात का आदेश दिया, निर्देशित किया गया सरकार द्वारा कि जिन बच्चों ने अपने पेरेंट्स को खोए हैं उनकी शिक्षा की माकूल व्यवस्था सरकार करेगी। क्या हम अब तक उन बच्चों तक पहुंच पाए हैं? आलोक जी, ये निर्देश राज्यों को जा चुका है कि उन बच्चों को चिन्हित किया जाए और बहुत से प्रदेश में ये चिन्हित का काम लगभग चालू है। इसमें उत्तर प्रदेश सबसे आगे है और उन बच्चों को फ्री एजुकेशन और उनके खाने पीने की सबकी पूरी व्यवस्था की जा रही है और बहुतों का किया भी गया है। और इतना काम इस दिशा में सेंटर ने के निर्देश के बाद राज्यों में हो रहा है, क्योंकि इनको चिन्हित करने में थोड़ा समय लग सकता है। ये बहुत आसान काम नहीं है कि एकाएक आपको पता है हिंदुस्तान में बहुत तरीके का हेराफेरी होता है। दूसरे लोगों को भी लोग उसमें चाहेंगे कि शामिल करा दें, लेकिन ये चिन्हित होने का काम दिल्ली में भी चालू है, उत्तर प्रदेश में भी चालू है, बिहार, 3 राज्यों के बारे में मुझे जानकारी है। बिहार में भी ये चालू है, उड़ीसा में भी है, झारखंड में भी है और भी राज्यों में इस तरीके का निर्देश जा चुके हैं और उनको चिन्हित करने का और उनको फ्री एजुकेशन और उनको भोजन पानी इत्यादि का काम पर इस पर कार्रवाई तेजी से हो रही है। आलोक जी, प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी होता है। जिलाधिकारी को ये सुन लीजिए, अब पूरी बात सुन लीजिए पहले। प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी होता है। अगर वो चाह ले तो ब्लॉक वाइज, ब्लॉक में भी इतने अधिकारी होते हैं कि वो चिन्हित कर सकते हैं। और अगर साल भर केवल चिन्हित करने का समय लग गया तो सोचिए जरा, एक साल में लगभग करोड़ बच्चे, 1 करोड़ से ज्यादा ही बच्चे स्कूल को क्रॉस कर जाते हैं। मान लीजिए 8वीं में वो पढ़ रहा है तो 1 करोड़ ऐसे बच्चे होंगे जो वो या तो 8वीं को पास कर जाएंगे या तो उनकी उम्र हो जाएगी, वो किसी ऐसी स्थिति में आ जाएंगे कि वो अपनी पढ़ाई को छोड़ने पे मजबूर हो जाएंगे। अगर एक साल भर केवल ये चिन्हित करने का काम ही चलता रहा कि अभी चिन्हित किए जा रहे हैं, अभी चिन्हित किए जा रहे हैं, तो उस बच्चे का क्या होगा, उसकी शिक्षा का जो हालात होगा, सोचिए अगर वो अभी पढ़ रहा होगा तो क्या वो अपनी क्लास कंटिन्यू कर पाएगा? 60% से ऊपर चिन्हित हो चुका है। आपने डीएम की बात कही और अधिकारियों की, उसी डीएम के पास आप भूल रहे हैं कोरोना से भी लड़ने का सारा काम वही कर रहा है। वही डीएम वहाँ की शराब माफिया को भी देख रहा है, वही लॉ एंड ऑर्डर भी देख रहा है। तो एक ही काम तो नहीं है ना, सिर्फ बच्चों को चिन्हित करने का, जो सारा काम छोड़ के उसी में लग जाए। काम बहुत है, लेकिन ये काम बहुत तेजी से हो रहा है और आप आंकड़े ले तो डिस्ट्रिक्ट से लिस्ट बन के आना चालू हो चुका है और उस पर कार्रवाई भी हो रही है। उन बच्चों को शिक्षा भी दिया जा रहा है और उनके भोजन पानी की भी व्यवस्था कर दी गई है। इसलिए आप ऐसा मत सोचे कि डीएम के पास और कोई काम नहीं है, एक ही यही काम है और उसको टाइम बाउंड प्रोग्राम में लेके और करके दे दे। बाढ़ की भी समझ अब बिहार में है, अभी बिहार बाढ़ से जूझ रहा है, वो भी डीएम को ही देखना है। तो हर वही तंत्र है उसके पास, वहां पर प्रोहिबिशन है, आए दिन उसको भी देखना है। आलोक जी, जिलाधिकारी, अब आप जिलाधिकारी का नाम बार बार ले रहे हैं, मैंने जिलाधिकारी का एग्जाम्पल दिया। अगर स्टेट की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की होती है तो वो उसके कैपेबल होता है ना। अब वो कह दे कि वो 70 जिले हैं, कहीं 75 जिले, कहीं 25 जिले हैं, वो नहीं संभाल पाएगा। अरे आप नहीं संभाल पाएंगे क्यों कुर्सी में बैठे भाई? आपके पास एक नहीं 50 जिम्मेदारियां होंगी। वो आपका काम है, करेंगे। जो आपका काम है वो आप करेंगे, जो हमारा काम है हम करेंगे। जिलाधिकारी का अब वीडियो को जिलाधिकारी थोड़े ना उसकी कुर्सी पर थोड़े ना बैठा दिया जाएगा, क्योंकि वो कैपेबल ही नहीं है।
वो ब्लॉक लेवल पे कैपेबल है ना, उसको ब्लॉक की जिम्मेदारी दे दी जाएगी वीडियो को, उसको जिले लेवल की नहीं दी जाएगी ना। कार्य चालू है निरंतर। नहीं, आप ये नहीं कह सकते हैं कि उसके पास जिम्मेदारियां बहुत सारी होती हैं। अगर उस जिम्मेदारी को निर्वहन करने में वो सक्षम नहीं है तो वो अपनी कुर्सी को छोड़ दे, वो चाहे जिलाधिकारी हो चाहे मुख्यमंत्री हो, कोई भी पद पर बैठा हो। आलोक जी, अगर वो जिम्मेदार पर्सन नहीं है, वो उसको नहीं लगता कि हम अपनी कुर्सी का निर्वहन कर सकते हैं, तो वो छोड़ दे उस कुर्सी। क्योंकि कोई चपरासी जाकर के अधिकारी नहीं बन सकता है, वो पानी पिलाता है, इसलिए उसको पानी पिलाने के लिए रखा गया है। किसी जिलाधिकारी को पानी नहीं मंगाया जा सकता, उसे पानी पिलाने के लिए नहीं कहा जा सकता कि आप जाकर के एक गिलास पानी ले आइए। वो भी कहने लगे अब पानी बहुत पीने लगे, डीएम इतना पानी कब तक पिलाऊं मैं। आरबी उपाध्याय जी, आप बताइए, क्या ये जायज बात है कि जिलाधिकारी के पास या मुख्यमंत्री के पास या जो भी अधिकारी हैं उनके पास तमाम सारे काम होते हैं, केवल एक ही काम नहीं होता? ये बयान जायज है? कुछ भी काम नहीं होता, क्योंकि डीएम होता इसलिए है बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं कि वो व्यवस्था। ठीक है आरबी जी, एक सेकंड रुक जाइए, आरबी जी आएंगे आपके पास। ठीक है आलोक जी, आप बोलिए, आप बोल लीजिए, बताइए। आपको मैंने ये थोड़ी कहा कि उसके पास, मैंने कहा उसके पास और भी प्रायोरिटीज है। आपने कहा, आपके बयान ये है, आपके बयान ये है कि उसके पास केवल एक काम नहीं है, उसके पास और भी सारे काम है। आप पहले मुझे बोलने दीजिए, बोलिए। अभी बिहार बाढ़ से जूझ रहा है, वहां पर लोगों की जाने जा रही है, तो वही काम डीएम को भी देखना है। मैंने बिल्कुल देखना है, आपको कहा। मैं कब कह रहा हूँ देखना, भाई बिल्कुल देखना है उसको, जिम्मेदारी है उसकी। ये मैंने थोड़ी कहा कि ये काम नहीं है। प्लस पोलियो अभियान चला हिंदुस्तान में, 25 वर्ष कांग्रेस के शासन में लग गए प्लस पोलियो को मिटाने में, और आप सोच रहे हैं कि मोदी जी 2 महीने के अंदर पूरे हिंदुस्तान को कोरोना का टीका लगवा दें? व्यवहारिक व्यवहारिक बात कीजिए। बिल्कुल व्यवहारिक बात कर रहा हूँ आलोक जी, मैंने कोरोना के टीके का भी जिक्र ही नहीं किया। अगर उसका भी जिक्र कर दूंगा ना, उसका भी जिक्र करूंगा, उसका भी बता दूंगा। जितना कोरोना, जितना ऑक्सीजन के लिए शोर मचाया जा रहा था ना, मैं बता रहा हूँ आलोक जी, सुन लीजिए। आप कोरोना पे आ गए ना, जितना ऑक्सीजन और जितना कोरोना की वैक्सीन के लिए शोरगुल मचाया गया था, उससे ज्यादा बजट का पैसा कहीं प्रचार प्रसार में खर्च किया गया है। आंकड़ा दे सकता हूं मैं, जितना प्रचार प्रसार में पैसा खर्च किया गया है, अगर उतना पैसा केवल ऑक्सीजन और वैक्सीन के लिए खर्च कर दिया जाता वो पैसा, तो इतनी बड़ी मात्रा में आ जाती वैक्सीन और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कि देश में इफराद होती। प्रचार प्रसार में आपने जो पैसा खर्च किया है, आप ये मत दीजिए, वो आंकड़ा भी मैं दे सकता हूं। मुझे पूरा बोलने ही नहीं दे रहे हैं आप, बीच में ही मामला को पकड़ के और फिर घुमाने लगते हैं। आप कृपया मुझे पूरा बोल लेने दीजिए। आप दरअसल भटकने लगते हैं ना। अब मैं चर्चा कर रहा हूँ स्कूली बच्चों की, आप पहुंच गए कोरोना में। मैंने कोरोना का जिक्र किया है, मैं कोरोना पे डिबेट नहीं कर रहा। ठीक है आलोक जी, आएंगे आपके पास, आप ही से शुरुआत करेंगे, आप ही से जवाब लेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम।